हमारे बीच में इस जिला के महामंत्री श्रीमान अभिमन्यु भट्ट जी और मेरे दाहिने तरफ है हमारी इस क्षेत्र की जिला परिषद की लोकप्रिय सदस्य बहन मंगला चौधरी जी। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता दो भागों में हमने ऐसी योजना बनाई है। प्रारंभ में मुझे कुछ आपको पालनपुर से जुड़े या अन्य क्षेत्रों से लगते जुड़े विषयों पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा और उसके बाद आदरणीय परमार जी अपनी बात रखेंगे। ये हम सबके ध्यान में है कि जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने आते ही व्यवस्था परिवर्तन में जो पूर्व की जयराम ठाकुर की सरकार ने जो लोगों के जनजीवन से जुड़े हुए ऐसे हजारों संस्थान खोले थे, उनको डी नोटिफाइड करके उन्होंने जनता के प्रति अपना असली चेहरा दिखा दिया था। और उसमें प्रदेश का शायद कोई क्षेत्र अछूता रहा हो, चाहे हमारा पालनपुर हो, चाहे वो सूला हो, चाहे दूसरे विधानसभा के हलके हो। और उसको लेकर उस समय हमें लगा कि जब हम लगभग 2-2.5 महीने तक प्रदेश सरकार से पत्राचार करते रहे कि आपने जो डी नोटिफिकेशन करके जो हमारे संस्थानों को जो यहाँ से हटाया है, ये जन विरोधी निर्णय है और सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और फिर पालनपुर की जनता ने निर्णय लिया कि हम सभी के सामूहिक भावना को जोड़कर एक हस्ताक्षर अभियान करके हम माननीय उच्च न्यायालय में अपनी फरियाद जो है वो दायर करेंगे। और मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि पालनपुर के लगभग 5000 लोगों ने हस्ताक्षर करके पालनपुर के दर्द को हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में रखा था और वो हमारी याचिका मंजूर हुई। माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा प्रदेश सरकार को डायरेक्शन हुई और प्रदेश सरकार ने जो जवाब दिया वो मित्रों बड़ा हास्यप्रद और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि पालनपुर में जो दफ्तर खुले थे उन दफ्तरों को जो लाभ जो है वो बाजू के जो हमारे विधानसभा के क्षेत्र, चाहे वो सूला है चाहे वो जसिंहपुर है, उस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए संस्थान जो वहां खोलने व्यवहारिक नहीं थे। और दूसरी तरफ साथ में सरकार का जवाब ये भी है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमने बार बार कहा है कि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा पालनपुर विधानसभा क्षेत्र है जिसके पास अपना ब्लॉक ही नहीं था। लंबे संघर्ष के बाद पूर्व की जयराम ठाकुर जी की सरकार में हमें मिला। हमें तो सच में कह सकते जैसे एक बेटी की शादी होती है और मैं कह सकता हूं कि उस खुशी में वो मेहंदी भी अभी सूखी नहीं थी कि हमारी वो प्रसन्नता जो है वो फीकी कर दी। हमें ये समझ नहीं आया कि हमारा विकास खंड क्यों छीन लिया और कांग्रेस के नेता ये तर्क दे रहे हैं कि उस ब्लॉक में स्टाफ ही नहीं था। अब मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप उस बात के गवाह है कि जब माननीय प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पालनपुर में आए थे, 14 अप्रैल का वो दिन था, तो माननीय जयराम ठाकुर जी ने पालनपुर में बीडीओ साहब को अपने हाथ से पकड़कर उस कुर्सी में बिठाया था। इस प्रकार का जो आवश्यक स्टाफ था, चाहे वो अकाउंट्स के लोग थे, चाहे वो डेवलपमेंट के जुड़े हुए लोग थे, धीरे धीरे स्टाफ तेजी से जो है वो भर्ती हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद उस विकास खंड को डी नोटिफाई कर दिया। पालनपुर की जनता आज तक ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर विकास खंड यहां से क्यों हटा दिया। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। इसी प्रकार से हमारी सब चचिया की सब तहसील थी, इसी प्रकार हमारा नगरी का अपना
बनूरी का जो आईपीएच का सब डिवीजन था, हमारा ख्यापट का वेटनरी हॉस्पिटल, इस प्रकार के जो हमारे संस्थान थे, इसको लेकर जो याचिका दायर हुई थी वो हमारी बहन श्रीमती मंगला चौधरी जी और श्री भाई नरेंद्र भट्ट जी ने, और तीसरे मुझे सामूहिक तौर पर हमने इस याचिका को वहां पर व्यक्तिगत तौर पर दायर किया था। और हमने लिखित तौर पर भी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को लिखकर यह आग्रह किया है कि जनता से जुड़ा हुआ ये दर्द है, इसको राजनीतिक रंग ना दें। बेशक आप उसमें अपना फट्टा लगा लें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। होली के अवसर मेले के दौरान जब माननीय मुख्यमंत्री जी पालमपुर आए थे तो उन्होंने कहा कि पालमपुर के ब्लॉक को हम बहाल करेंगे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार का जो व्यवस्था परिवर्तन का जो मैं उदाहरण है मैं आपको दे रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय की जो हमारी याचिका थी वो CWP 501/2023 थी। ये हमारी रिट पिटीशन थी जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है, और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर पालमपुर की जनता के साथ ये न्याय होगा। ये आज आपको मैं बताना चाहता हूं, और मैं तो आपके माध्यम से एक और निवेदन भी करना चाहता हूं। ऐसी जानकारी कल माननीय मुख्यमंत्री जी पालमपुर के प्रवास पर है, और कल आकर एक बार फिर बोल दे कि इस तारीख को जो है वो विकास खंड जो है हमारा चालू हो जाएगा, हम उसके बावजूद भी उनका अभिनंदन धन्यवाद करेंगे। लेकिन पालमपुर की जनता को सच में बहुत तकलीफ हो रही है। अगर मेरे किसी गोपालपुर या नगरी जोन के किसी पंचायत प्रतिनिधि को ब्लॉक में जाना है तो उनको 3-3 बसें बदलनी पड़ेगी। उनको पहले पालमपुर आना पड़ेगा, पालमपुर से उनको ठाकर द्वारा जाना पड़ेगा, ठाकर द्वारा के बाद फिर उनको भवारना जाना पड़ेगा। और सेम ये स्थिति हमारी पंचरुखी में है, और सेम ये स्थिति हमारी बैजनाथ में है। आखिर एक मैं कह सकता हूं कि हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि है, चाहे हमारी 50% से ज्यादा जो हमारी बहनें हैं, ये उनका एक शोषण है, मैं कह रहा हूं। इसी तरह बाकी जो सारे विषय आपके ध्यान में आए हैं, और मित्रों इस प्रेस वार्ता में इस विषय को आपके बीच में रखना चाहता हूं। जयराम ठाकुर जी की सरकार के दौरान हम सब जानते हैं कि जब उस समय के हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, तो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल था इसका जिस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर स्वास्थ्य के जो है वो हमें यंत्र प्राप्त हुए, स्टाफ हमें पर्याप्त तौर पर मिला, जो बिल्डिंग 15 लगभग 14-15 करोड़ रुपए से उसमें खर्च होने थे, जिसमें विराम लगा था, वो तेजी से उसका काम पूरा हुआ। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा। एक जो मैं कह सकता हूँ एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पालमपुर को सिविल हॉस्पिटल में जो एक सम्मान जो एक यहाँ पर मिलना चाहिए था वो परमार जी की कृपा से हमें मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश जब स्वास्थ्य मंत्री परमार जी नहीं रहे और उसके बाद चीजें जो है थोड़ी सी आगे पीछे हुई, तो पालमपुर में हमें एक तकलीफ ये आई कि कुछ डॉक्टर प्रशिक्षण के कारण अगले कोर्सेज के कारण जो यहां से चले गए थे, और उसमें हमने बार बार कहा था कि जैसे नए डॉक्टर पढ़ाई करके आएंगे वो सीधा पालमपुर में ही अपनी ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन हमारी बात का वो राजनीतिकरण किया लोगों ने, और यहां पर धरने में बैठ के ढोल पीटने लगे। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि 3 महीने से पालमपुर में शिशु विशेषज्ञ चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्यों नहीं है। और इसी प्रकार से 6 महीने से जो एक विकास की ब्लॉक की धुरी छोड़ दीजिए आप, हमारा रेगुलर एक्शन ही नहीं है पालमपुर में। अब बताइए, जब रेगुलर एक्शन उस डिवीजन में नहीं होगा तो विकास की कल्पना क्या करेंगे हम। एडिशनल चार्ज देकर काम घुमाया जा रहा है। बहुत से ऐसे विभाग है जहां पर अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। अगर अधिकारी कर्मचारी है तो वहां पर पैसा है नहीं है। ठेकेदार बाहर परेशान होकर घूम रहे हैं। ट्रेजरी में कभी भी ताले लग सकते, ऐसी स्थिति बन गई है। इस प्रकार का जो मैं पालमपुर का एक चित्र देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि हिमाचल की भी ऐसी तस्वीर निश्चित तौर पर होगी। और ये लोग जब चुनाव में हम सबके बीच में आए थे तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए वो करेंगे। वो गरीबों के लिए जो मॉडल है हम सबके ध्यान में कि आते इन्होंने जिस प्रकार से 3 रुपए डीजल में वैट लगाकर और जिस प्रकार से 300 यूनिट की बात करने वाले ये लोग 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का जो यहाँ पर काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है पालमपुर में हम सब जानते हैं, बाकी जगह क्या होगी
वो भी हम सबके ध्यान में है। इस प्रकार का ये 6 वर्ष 6 महीने का इनका जो एक नेतृत्व है, इसको मैं पूरी तरह असफल मानता हूं, दिशाहीन मानता हूं, और सरकार का जो प्रदेश की जनता है उनसे मोह पूरी तरह भंग हो चुका है। ये मैं कुछ बातें आपके ध्यान में रखना चाहता था। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान विपिन सिंह परमार जी से कि प्रदेश अपने सुक्खू सरकार को लेकर वो अपनी बात रखे। आदरणीय श्रीमान विपिन सिंह परमार। धन्यवाद श्री त्रिलोक कपूर जी। आपने पालमपुर व पालमपुर से संबंधित सारे विषयों को बड़ी विस्तार पूर्वक यहाँ पर उल्लेख किया है। मैं आपके माध्यम से, जैसा कि श्री त्रिलोक जी ने कहा कि मुझे एक नई जिम्मेवारी मिली है, राजनीति में जिम्मेवारियाँ बदलती रहती हैं, मिलती रहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर समय समय पर इन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़ता है। तो मुझे कोर कमेटी का सदस्य डायरेक्ट रूप से बनाया गया है। उसके लिए मैं अपनी पार्टी का बहुत आभार, अपने नेताओं का, विशेष करके प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, श्री अमित शाह जी का, प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, निवर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी का, और हमारे जो ये साथी हैं श्री त्रिलोक जी और तमाम हमारी प्रदेश की टीम, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और कोशिश करूँगा कि जो अपेक्षा पार्टी ने हम सभी से रखी है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक राजनीतिक परिदृश्य की बात है तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है ये सुख की सरकार नहीं, ये सूखी हुई सरकार है। सुख तो वहाँ होता है जहाँ पर लोगों को आनंद मिले, वातावरण में खुलापन हो, पर यहाँ पर तो सब कुछ सूखा है। यहाँ जो हरा था वो भी सूखे में तब्दील हो गया, और उसका मैं कुछ प्रमाण देना चाहता हूँ। और प्रमाण मैं इस रूप में देना चाहता हूँ, किन लोगों ने, वर्तमान सरकार ने, जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं, जब जिंदगी मौत के साथ मुंह लगाने के लिए तैयार हो गई थी, तो उस समय हमारा स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व और श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हमारा सनातनी विचार है, उस विचार को अपने कार्य व्यवहार के रूप में भी उतारा और उसको करके दिखाया। उस समय कोरोना से ग्रसित लोगों की संख्या जिस गति से बढ़ रही थी, वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की गई, और उसमें राधा स्वामी सत्संग व्यास का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। परंतु उसी समय हमें ज़रूरत थी पैरामेडिकल स्टाफ की, स्टाफ नर्सेज की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, सिक्योरिटी गार्ड्स की। इस प्रकार के लगभग हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में, और जो कोविड सेंटर बनाए गए थे, 10,000 लोग रखे गए थे। परंतु आज उनकी हालत क्या है? उनको पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, और उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी योद्धा बनकर के उनको सम्मानित किया गया। और जब चुनाव आए थे तो हमारे घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि हम आपकी सेवाओं को, जो उस समय कुछ तकनीकी कारणों से हम हल नहीं कर सके थे, हमारा ये वायदा था कि हम आपकी सेवाओं को नियमित करेंगे, आपकी सेवाओं को हम डेली वेजर के रूप में परिवर्तित करेंगे। पर आज वो दर दर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। तो ये सूखी सरकार तो है, और कौन सी सरकार है? ये सूखी सरकार है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वर्तमान परिवेश में, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आप कल आ रहे हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ठीक जनता के हितों
के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। जो पालमपुर के, जो आपने हिमाचल प्रदेश के तमाम संस्थान बंद किए हैं, उनको आप बहाल करें। और जिन कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी थी, जिनको वेतन नहीं मिला, जिनकी सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2500 जल शक्ति विभाग में हमने वहाँ पर पाइपलाइन मैन रखे थे, हमने वाटर गार्ड रखे थे, पंप ऑपरेटर रखे थे, पैरा फिटर्स रखे थे। सरकार बनने के बाद उनको कहा गया कि आप भी बाहर जाइए। बिजली महकमे में रखे थे, तो सूखी सरकार 1 लाख 1 साल में रोजगार देने वाली सरकार 1 लाख रोजगार देना तो दूर की बात रही, जो लगे थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में ये कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है और पार्टी राजनीति को आधार बनाने के बाद उनको वहाँ से पद मुक्त किया गया है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, उनकी सेवाएं बहाल होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद एक ही राग आलाप रहे हैं मुख्यमंत्री, खजाना खाली है। मुझे तो ये कहना है कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय श्री वीरभद्र सिंह जी 47,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके गए थे। और मैं तो पिछला 92 से इतिहास को देख रहा हूँ। 92 में पहली बार ओवरड्राफ्ट खत्म हुआ था, 92 में खत्म हुआ था। उसके बाद तो जो भी सरकार आई, चाहे वो 98 की सरकार आई, चाहे 2002 की सरकार आई, चाहे 2007 की सरकार आई, चाहे 2012 की सरकार आई, चाहे 2017 की सरकार आई, और सुक्खू साहब आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। यानी 5,000 करोड़ रुपया 6 महीनों में ले लिया। ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? किस दिशा में तुम हिमाचल प्रदेश को लेकर के जा रहे हो? और अभी 1,000 करोड़ रुपया और ले लिया। ओवरड्राफ्ट की स्थिति पैदा हो गई है। संसाधनों को जुटाने की कोई बात नहीं है। नए संसाधन कहाँ से आएंगे? पीडब्ल्यूडी, हिमाचल भवन और दिल्ली का सदन कहा गया कि 1,200 रुपया देंगे। अच्छी बात है, करो, पर जहाँ पर तुमने सीपीएस बना दिए, जहाँ पर तुमने एडवाइज़र बना दिए, कोई आईटी के एडवाइज़र बन गए। दिल्ली में जाते हैं हिमाचल भवन में तो परिचय होता है, ये ओएसडी साहब हैं, और एक नहीं, 2-2, 3-3 ओएसडी। चंडीगढ़ में पहुँचते हैं तो कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन करते हैं अखबार वालों के साथ, ये भी ओएसडी है। यानी खर्चे वहाँ पर सीमित नहीं हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये इस प्रकार का जो खेल खेला जा रहा है, जिसके कारण ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो अपने खर्चों को कम करो, संसाधनों को पैदा करने की कोशिश करो, बेफजूल खर्चे जो हो रहे हैं उस पर रोक लगाओ, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये राग अलापने का जो तुमने दौर शुरू किया है उसको ख़त्म कर दो, और ओवरड्राफ्ट की स्थिति जो हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई है उससे अपने आप को बाहर निकालो। आजकल मैं एक बात और सुन रहा हूँ, दिल्ली वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। जब तुमने शादी रखी थी विधानसभा के चुनावों में तो पूछा था कौन सा बर्तन देना है, शादी में कौन सा तमोल लगाना है, शादी और बारातियों को क्या खिलाना है। कह रहे कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ने हमारा जो बजट है उसको कट कर दिया। किसको गुमराह कर रहे हो? जो एनुअल बजट प्लान है, उस एनुअल बजट प्लान में सारे का सारा पैसा हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार दे रही है। पहला सरकार बनने के बाद धर्मशाला में जो सेशन हुआ था, वहां पर इन्होंने अपनी वारोइंग लिमिट जो है 3% से 6% कर दी थी। यानी वहां पर प्रस्ताव आया, सरकार नई नई बनी थी, सभी ने तालियां बजाई, परंतु भारत सरकार ने कहा कि तुम 3% से 6% की जो ये लिमिट है ये बना नहीं सकते, इसके लिए कुछ ना कुछ मॉडलिटीज़ हैं, उसको तय करना होगा, नहीं तो तुम हिमाचल प्रदेश को
इन झूठी गारंटियों के बलबूते पर ऐसे जगह पर खड़ी कर दोगे, इल्जाम केंद्र पर लगाओगे, झूठे वायदों को पूरा ना करना ये तुम्हारे कारण होगा। इसलिए कह रहे हैं जी कि भारत सरकार हमारी हेल्प नहीं कर रही है। बिल्कुल हेल्प कर रही है। जो एनुअल बजट प्लान है वो उनको मिल रहा है। हाँ, पर अब हिमाचल प्रदेश की 23 लाख बहनों को अगर मानदेय देना है 1500 रुपया, तो 4000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। बजट का प्रावधान सुखू जी आपको ही करना है। अब 10 किलो दूध लेना है, सस्ता दूध गाय और भैंस का, ये गारंटी है। अब 23 तारीख को, पिछले महीने की 23 तारीख को 20 लोग इकट्ठे पटना में होते हैं, 20 लाख करोड़ की गारंटियां देते हैं। वो 20 लाख करोड़ की गारंटियां दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सुशासन की गारंटी दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की गारंटी दे रहा है। और इस देश को खोखला करने वाले, इस देश में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की है। वो 20 इकट्ठे हो रहे हैं, वो अधूरे हैं। भाजपा और भाजपा का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में संपूर्ण है। वो कम पड़ रहे हैं, ये मजबूत हैं। इसलिए मैं आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सब बातें लोगों के ध्यान में आ चुकी हैं। गारंटियों के नाम पर, ओपीएस के नाम पर, कर्मचारी भाइयों आपको बधाई हो, मिले जल्दी जल्दी ओपीएस, हम आपका स्वागत करते हैं। पर जलेबी की तरह हर कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से बातों को उलझाया जा रहा है, ये क्या होगा मुझे तो नहीं पता, परंतु इतना ज़रूर है कि कहीं इनके साथ भी छल ना हो जाए। पर हम छल किसी कीमत में किसी के साथ ना हो, ना बहनों के साथ हो, ना हमारे जिनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है उनके साथ हो, ना 10 किलो दूध खरीदने वालों के साथ हो, 2 रुपया गोबर खरीदने वालों के साथ हो। ये हम नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात, आजकल लोग कह रहे हैं कि जनाब जब आपकी सरकार थी तो सब कुछ होता था, और आजकल तो 6 महीनों से ट्रेजरी में जो एलओसी है वो भी नहीं आ रही है। ये भारी बरसात हो गई और इसका आंकलन नहीं हो सका है। भारत सरकार ने डिजास्टर रिलीफ फंड में हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए भेजा है और हमारे जिला में वो पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। इनके नेता और विधायक जो हैं वो सत्ता के नशे में चूर हैं। यहाँ पर सड़कें, यहाँ डंगे, यहाँ मकान, यहाँ घरालें, यहाँ पर खेत, यहाँ पर खलियान उजड़ चुके हैं। ये राजनीति में किसके लिए आए? इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, सुशासन की लड़ाई लड़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनावों में हम विधानसभा में वो इतिहास नहीं बना सके होंगे, परंतु एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगले साल लोकसभा के चुनावों में हिमाचल प्रदेश से एक बार सभी सीटों से भारतीय जनता पार्टी और कांगड़ा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सुशासन की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें सब कुछ आता है, इसमें सभी का समावेश है, ये मैं कहना चाहता हूँ। श्री त्रिलोक कपूर जी ने यहाँ पर काफ़ी विस्तार से सारी बात रख दी है। यानी इन्होंने विकास खंड बोभारना की भी बात की है। ये तो बंद हो ही गया, वो बोभारना का विकास खंड भी बंद होने के कगार पर है। कभी दौरा करना, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, पीआई वहाँ पर नहीं है, जेई आदि अधूरे हैं। क्या हो रहा है? यहाँ पर बोभारना में एक्शन नहीं है, पालमपुर में एक्शन नहीं है, रिकॉर्ड तो मंगा लो। धर्मशाला में एक्शन नहीं है, रिकॉर्ड तो मंगा लो कि पैसा कहाँ चला गया। यहाँ का पैसा दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो हम इन सारी बातों का विरोध करेंगे। और जो कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, मैं सुखविंदर सिंह जी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि कोर्ट के आदेशों को भी माने और जनहित में निर्णयों को बहाल करें। नहीं तो भाजपा आ रही है, और भाजपा आ रही है, भाजपा आगे बढ़ रही है। जिनकी पारखी नज़रें हैं
वो परख गए होंगे और कुछ दूसरों की नज़रों में नज़रें डालने के बाद एहसास कर रहे होंगे भाजपा आ रही है हिमाचल प्रदेश में, जिला कांगड़ा में, और इन इलाकों में भी अब आम जनता दुखी हो चुकी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मुझे कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया है। मैंने अपने नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट किया है, अपने साथियों का, मित्रों का बहुत आभार प्रकट किया है। मिल करके आगे बढ़ेंगे, कुछ कमियां रह गई होंगी उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। परमार जी, आपने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को हेल्थ डिपार्टमेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार ने 2 बड़े कर्मचारियों को रीएम्प्लॉयमेंट देने का निर्णय लिया है, 2 सीएमओ हमीरपुर और कांगड़ा के। तो किस तरह से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये संवेदनहीन सरकार है और रेवड़ियाँ बांटने का काम जब से सरकार हिमाचल में बनी है उस दिन से शुरू हो गया है। ये जितने इनके ओएसडी बने हैं, जितने इनके एडवाइज़र बने हैं, पुरानी दोस्तियों को निभाया जा रहा है। ये सरकार तो मित्रों की सरकार है, मित्र होते हैं ना, तो ये मित्रों की सरकार है और मित्रों को जिसको कह सकते हैं कि प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं कि कभी मेरे साथ NSUI में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस में काम किया, और जो उस समय इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते थे उनको आज ये इनाम बांटे जा रहे हैं। इसलिए इसमें ये दोनों सीएमओ को जो एक्सटेंशन दी गई है वो भी उसी में आता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक्सटेंशन जो है, पीछे जो अधिकारी हैं उनके अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक गरीब आदमी जिसको 10-12 हज़ार रुपया आउटसोर्स में मिलता था उनको पीछे धकेल दिया गया, और जो सेवानिवृत्ति के उस अपना पूरा नौकरी का समय पूरा कर रहे थे उनको एक्सटेंशन दी गई। आगे आगे जो होगा उसका हम विरोध सड़कों पर भी करेंगे। विधानसभा में 25 MLA हैं, हम वहाँ पर भी विरोध करेंगे। और भाजपा आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, यही मैं कहना चाहता हूँ। कपूर साहब, एक मेरा सवाल आपसे है, जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इवेंट्स या जो सिनेरियो चला हुआ है, आपने हफ्ता पहले एक बयान दिया था कि जो लोकसभा चुनाव होंगे वहाँ पे जो सीएम चेहरा होगा वो भाजपा का होगा, तो ऐसी कोई प्लानिंग भाजपा की हिमाचल में भी चल रही है? ऐसा है कि जो मैंने उस समय कहा होगा और आज भी वही कह रहा हूँ, जो आप महाराष्ट्र का संकेत दे रहे हैं उसकी आहट हिमाचल में पहुंच गई, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ लोटस ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ है। वहाँ पर तो जो उस दल के अंदर कांग्रेस के प्रति जो नज़रिया था वो जग जाहिर हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में स्थिति भी उससे काफ़ी मिलती जुलती है। जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 6 महीनों के भीतर कांग्रेस परिवार में पकड़ा है, अब वो छिपा नहीं है किससे। इसलिए हमने जो कहा है वो बिल्कुल डंके की चोट पे कहा है। आपसे है कोई इन टच लोग? समय आने पर परमार जी इस पर विधानसभा के कुछ लोग इन टच हैं? नहीं, हम तो हमेशा टच में ही रहते हैं। हम टच में ही है, संपर्क में ही है। जैसे आपके साथ संपर्क में रहते हैं हम, तो उनके साथ भी संपर्क में। परमार जी, मेरा सवाल आपसे है, सिर्फ 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल तो ये है कि हिमाचल प्रदेश के 2 दिग्गज जो कि केंद्र सरकार में, एक JP नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं और अनुराग ठाकुर जी, पीछे खबरें चली हुई है कि दोनों की कुर्सियां जो वो खतरे पे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने बात की है खर्चे की कि सूख की सरकार नहीं है, सूखी सरकार है और खर्चों की भरमार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके 25 विधायक हैं, कभी विधानसभा के पटल में आपने विरोध किया है कि विधायकों की जो वेतन है और भत्ते हैं उनमें कटौती होनी चाहिए? इसके आप पक्ष में है या विरोध में? एक तो जहाँ तक आप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की, वो हमारे बहुत ही सम्माननीय नेता हैं और ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही कह सकता हूँ कि अचीवमेंट है।